नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो जम्मू कश्मीर में एक फिर दुखद दुर्घटना हुआ और हमारे कुछ जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी। वो अपने सर्वोच्च बलिदान को इस देश पर निछावर कर दिया। ये दुखद है। दुनिया में जब कोरोना महामारी फैली हुई है, लोग अपने अपने राष्ट्र के लोगों को स्वस्थ रखने और उनको सुंदर जीवन देने में लगे हुए हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क कोरोना से भी बड़ी महामारी जो लाइलाज पहले से ही चल रहा है उसके अवसाद से ग्रसित है और हम पर फायर झोंक रहा है, अपने आतंकवादियों को सक्रिय कर रहा है। आज शहादत देने वाले उन परम योद्धाओं को जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके परिवारों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर उनके परिवार को दुख सहने का शक्ति दे, हमारे सरकारों में शर्म दे कि वो इससे ज़्यादा त्वरित गति से हमारे जवानों का बदला लें और उन वीर महापुरुषों को मैं अपनी। मित्रों, आज का जो हेडलाइन दिया है उसको लिखने से पहले मैंने 5-10 बार सोचा। आमतौर पर मैं सोच के हेडलाइन नहीं लिखता क्योंकि सरकार चलाने वाले मूर्ख हैं। मैंने कहा कि यार इसमें इस बात को कहने से पहले मैं जो कल बात मैंने जिस बात पर समाप्त किया था उसके आगे, कल मैंने अपने संबोधन के अंत में कहा था कि मुझे पता चला है कि केरल से जो मजदूर पूर्वांचल के गए हैं उनसे पैसा वसूला गया है। आज दिन भर रेल किराए पर भी बात था। कल तक ये कहीं कहीं था, एनडीटीवी नहीं दिखाया था, लेकिन अब आज हमने ट्वीट किया था, समाचार चैनल वालों को भी टैग किया था, भारत के प्रधानमंत्री को, रेल मंत्री को टैग किया था, राष्ट्रपति जी को भी लिखा था, उपराष्ट्रपति जी को लिखा था। उससे अब ये असर हुआ कि ये आज दिन भर समाचार का विषय रहा। समाचार में अमित भाई नमस्कार, कैसे हो बाबू? शुभ आशीर्वाद। आज समाचार पर सिर्फ यही रहा कि किराया लिया, किराया नहीं लिया, किराया लिया, किराया नहीं लिया। लेकिन ये बात जरूर है कि ये किराया कांड में भारतीय जनता पार्टी की छीछा लेदर हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सोनिया गांधी की एक चिट्ठी, चाहे वो राजनीतिक माइलेज लेने के लिए क्यों न लिखी हो, सोनिया गांधी का आप आज अपर है। मैं कोई सोनिया जी का भक्त नहीं हूं, ना ही मैं भाजपा का भक्त हूं, ना ही मुझे कांग्रेस से जुड़ाव है, ना ही भाजपा से लगाव है। मैं भारत का भक्त हूं, भारत का बेटा हूं, भारतीय जनता का शुभचिंतक हूं, पूर्वांचल समाज का प्रथम सेवक हूं। रेल किराया और रेलवे में उत्पीड़न जो मजदूरों का हुआ उसमें बहुसंख्यक जो लोग थे वो हमारे पूर्वांचल के भाई थे, जो प्रताड़ित होते हैं, जिन्हें प्रताड़ना का शिकार होते हैं, उसमें हमारे अपने भाई थे पूर्वांचल के। इसलिए मुझे सबसे ज्यादा चिंता अपने भाइयों की थी। मैंने कल ये कहा था। आज अलग अलग है, भारतीय जनता पार्टी अब उसको स्पष्टीकरण दे रही है, कांग्रेस पार्टी अपना लीड ले रही है, लेकिन अब एक सच्चाई निकल के आया जहां ये साबित होता है कि क्या सरकार चलाने वाले में वाकई में कुछ लोग मूर्ख हैं। मुझे अब इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण निर्णय नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी नहीं, टिकट का 85% रेलवे दे रही थी, 15% राज्य सरकार दे रही थी। अब इससे भी बड़ा कोई मूर्खतापूर्ण उदाहरण हो तो आप हमको बता दीजिए। एक तो ये सफेद झूठ है। सरकार का अपना चैनल, अपने तरह का चैनल, अपना प्रशंसक चैनल, बड़े विश्वास और जिम्मेदारी के साथ चाहता हूं, वो चैनल चाहे तो मुझ पर केस कर सकता है। चैनल का नाम है एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज में भोपाल के संवाददाता ने रेलगाड़ी के अंदर इंटरव्यू लिया। 375 रुपये का, 15 रुपये का टिकट सब लोगों ने दिखाया। वहां एक और चीज चिंता का विषय है, टिकट पर 305 रुपये लिखा है और लिया 315 रुपया गया है। मतलब ये सबसे और दुखद चिंता है, उन्होंने कैमरे पर बोला है टिकट पर प्रिंट है 305 रुपया और सभी लोगों ने एक स्वर में बोला कि हमसे लिया गया 315 रुपया। मतलब एक टिकट पर 10-10 रुपया। तो टिकट काटने वाले ने बेईमानी कर लिया इस महामारी में। सबसे पहले तो वो तो टेप पर है, कैमरे पर बोला है सब लोगों ने। अब तक वो सस्पेंड नहीं हुआ, इस बात का समाचार आया ही नहीं रेलवे मंत्रालय तरफ से। मैं मांग करता हूं कि अगर भोपाल है, शायद भोपाल है, अगर भोपाल का उस टिकट कलेक्टर अब तक अपने नौकरी पे है तो मैं समझ रहा हूं, ये मैं काहे नहीं इल्जाम लगाऊं कि सरकार ने उससे कहा है कि तुम 10-10 रुपया बेईमानी करना, हम सब मिल करके मील बांट के खाएंगे। दोबारा से एक बार स्पष्ट कर रहा हूं, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ
टिकट लेने वालों ने कहा कि हमसे 315 रुपये लिया गया, टिकट पर 305 रुपये लिखा था, मतलब 10 रुपया प्रत्येक टिकट पर ज्यादा। अब तक वो सस्पेंड नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है, कोई एक्शन नहीं हुई है, तो ये मेरा इल्जाम है भारत की सरकार नरेंद्र मोदी को, क्योंकि सरकार के जिम्मेवार नरेंद्र मोदी है, रेल मंत्रालय नहीं है, क्योंकि मोदी जी के रहते कोई मंत्री नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है और मोदी है तो मुमकिन है, तो ये जिम्मेवारी मोदी जी को देता कि आप पर ईमानदारी का तगमा है, आप पर ईमानदारी का भूत सवार है, लोग कहते हैं काफी ईमानदार हैं। अब तक और रेल का मामूली कर्मचारी सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? क्या उसने आपको पैसा पहुंचाया, आपके रेलवे के अफसर को पैसा पहुंचाया, रेल मंत्री को पैसा पहुंचाया, या किसको किया? प्रत्येक आदमी पर 10 रुपये ज्यादा जो लिया गया है वो किसके पास पैसा पहुंचा? ये कल तक समाचारों में आ जाना चाहिए कि वो आदमी ने पैसा किसको दिया, और अगर वो खुद रखा तो सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? और अगर सस्पेंड नहीं हुआ मतलब सरकार में ऊपर हिस्से तक उसने हिस्सेदारी दिया है। ये मेरा इल्जाम है, आरोप है। और अगर ये आरोप सत्य है तो नरेंद्र मोदी, आपके सरकार पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है कि आपके रहते हुए आपकी ईमानदारी की चर्चा दुनिया में है, और आप ही के नाक के नीचे आप ही का मंत्रालय, रेल मंत्रालय, प्रधानमंत्री के नीचे सारा मंत्रालय होता है। चूंकि नरेंद्र मोदी के सामने कोई मंत्री नहीं होता, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, मोदी है तो मुमकिन है। नरेंद्र मोदी के रहते हुए उनके ही मंत्रालय के अंतर्गत एक आदमी गरीब मजदूर बेरोजगारी के मारे, मतलब मुर्दे पर से पैसा उठा लेने वाली बात है। इससे बड़ा नीच कर्म हो ही नहीं सकता कि उस गरीब बेरोजगार मजदूरों को, जिनके खाने के लाले हैं, जिन्होंने अपने घर के बीबी को गहना बेचवा करके पैसा मंगवाया, माता पिता से खरीद ऋण रखवा करके पैसा मंगवाया, उससे भी 10-10 रुपया ज्यादा ले लिया गया। ये मतलब इससे तो मेरे ख्याल से वो किडनी निकाल लेता वो बढ़िया था। वो कहा जाता रेल मंत्रालय के द्वारा ये काम करो, खड़ा हो, 2-2 किडनी रखे हो, बेकार गरीब आदमी कहा 2-2 किडनी का वजन रेल लो, एक किडनी दो और रेल में चढ़ो, वो ज्यादा बढ़िया रहता, क्योंकि गरीब आदमी किडनी नहीं दे सकता, उस पास पैसा नहीं था। नरेंद्र मोदी आप जवाब दें कि ऐसा क्यों हुआ? 305 का टिकट 315 क्यों बिका? ये मैं बात एबीपी न्यूज के भरोसे कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम, मेरे सामने किसी ने नहीं कहा, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, एबीपी न्यूज यूट्यूब पर उपलब्ध है। आज का प्राइम टाइम में एबीपी न्यूज पर भोपाल के संवाददाता ने कैमरे पर पूछा है और लोगों ने कहा है कि मैंने 315 का टिकट लिया है। अब आते हैं वो टिकट लिया नहीं लिया पर। उन मजदूरों ने कहा कि मैंने पैसा दिया है, उनको किसी ने पैसा वापस करने और ना देने की बात नहीं कहा है। अब सवाल है, जो आपने आज लीपा पोती किया कि 85% हम देंगे, 30% देंगे, तो पैसा आपने लिया ही क्यों जब वो आपको वापस देना है? क्या सोनिया गांधी की वो चिट्ठी की राज्य सरकार, मैं अपने कांग्रेस के सारे प्रदेश अध्यक्षों से आग्रह करते हूं कि वो टिकट का पैसा वापस करें? क्या ये दबाव में आपने कहा कि 85% हम और करके वापस कर देंगे? जब आपको वापस ही करना तो आपने पैसा लिया क्यों? टिकट का पैसा लिया है, ये तो सत्य प्रमाणित हो गया, कैमरे पर लोगों ने बोला है। मैंने कल माननीय प्रधानमंत्री जी को ट्वीट भी कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, बेरोजगारी के मारे उन वर्करों से आप टिकट की पैसा लेंगे, अब इससे बड़ा अमानवीय खेल हो ही नहीं सकता। वो तब जबकि विदेश से आप आदमी लाए थे तो पैसा नहीं लिए थे, मतलब जो विदेश में धनी लोग रहते हैं। कोरोना, असल में तो सबसे बड़ा कोरोना के विक्टिम वो लोग हैं जो विदेश से आए, विदेश से ही कोरोना आया है। भारत के किसी देश में कोरोना डेवलप नहीं हुआ, देश भर के किसी गांव में शहर में कोरोना डेवलप नहीं हुआ, कोरोना विदेश में डेवलप हुआ, चीन से और जगह गया और वहां के लोग गए। तो जो लोग विदेश से आए आपने उनसे पैसा नहीं लिया, और वो लोग आए और देश में कोरोना फैला, और जो उनसे परेशान होकर के नौकरी जिन्होंने छोड़ा, जिन्होंने भूखमरी झेला, उन लोगों से आपने टिकट का पैसा वसूला। छी 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 छी, सुन के शर्म आती है माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके रहते इतनी बड़ी राजनीतिक भूल कैसे होगी? आप गरीबी को अनुभव किए हुए हैं, आप गरीबी में पले बढ़े हैं, गरीबी को नजदीक से देखे हैं, आपके जैसा महामानव से इतनी बड़ी चूक कहां से हो गया मोदी जी? तभी मेरा स्लोगन है कि क्या सरकार में रहने वाले कुछ लोग मूर्ख हैं? क्योंकि मुझे पता है कि आप तक ये बात पता ही नहीं चला होगा, आप तक बात पहुंची नहीं होगी, क्योंकि जब 85% और 15% की बात तब आई जब सोनिया जी ने चिट्ठी लिखा, तब जाकर के आपके लोगों ने आपको सूचना दिया और आपने दबाव बनाया, और ये 85 और 15 का लीपा पोती हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे नहीं मालूम कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है, आपने पहले टिकट का कहा था, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन जिस तरह के आप सरकार चलाते हैं, जिस तरह के आप व्यक्तित्व हैं, और जिस तरह से अपने सरकार पर नियंत्रण रखते हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले पीयूष गोयल आपसे पूछे नहीं होंगे या आपको जानकारी नहीं होगी। तकनीकी रूप में आप कह सकते हैं कि पीयूष गोयल कैबिनेट मंत्री हैं और अपने मंत्रालय का फैसला अपने कैबिनेट मंत्री लेता है, उसकी जिम्मेवारी भी उसी के ऊपर होती है। एकदम तकनीकी रूप से
पीयूष गोयल के किए हुए किसी काम में आप जिम्मेवार नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका नाम नरेंद्र मोदी है। आप ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके सामने कोई मंत्री नहीं है, किसी की कोई औकात नहीं। अगर नरेंद्र मोदी है तो नरेंद्र मोदी है। कोई मंत्रालय आपके पूछे बगैर खांस दे, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तो कौन सा स्टाफ रखा, ये डिसीजन आप लेते हैं। वो चाय पिएगा कि कॉफी, ये डिसीजन आप लेते हैं। इतना बड़ा निर्णय बिना आपके पूछे कैसे हो गया माननीय प्रधानमंत्री जी? ये जवाब तो आप ही से बनता है। आज रेलवे टिकट पर आपकी छीछा लेदर हुई है, आप मान लीजिए। एक हंसी की बात, मैं ज्यादा गर्मी बोल रहा हूं, मेरे को पसीना हो गया, एक हंसी की बात बोल देता हूँ। आज हुए 15%, 85% पे हल्का नोट बोला, बाकी आगे दारू को बोलूंगा। अब दारू का नशा आने से पहले ये बात सुन लीजिए। मेरे घर में दहेज नहीं लिया जाता, मतलब मेरे यहाँ शादी में तिलक नहीं लिया जाता। तिलक जो भोजपुरी में जानने वाला तिलक समझता, मतलब दहेज नहीं लिया जाता। लड़के की हम शादी करेंगे, जैसे मेरा बेटा है, कोई आदमी सुन रहा हो तो बताइए, अभी बीटेक किया हुआ है, उसकी शादी उसके 2 बहनों के बाद करेंगे। कोई भी बढ़िया लड़की अगर हो, मैं उससे ब्याह करूंगा, पैसा नहीं लूंगा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, हम तिलक नहीं लेते हैं। क्या हुआ कि हमारे एक बाबा है हमारे परिवार के, अब नहीं है, ईश्वर उनको, उनके आत्मा को शांति दे। तो उनका बेटा अफसर हो गया। अब पोस्ट बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा, इसलिए नहीं कहूंगा। ऊंचे घर का अफसर हो गया। चूंकि हमारे यहाँ तिलक नहीं लिया जाता तो उनका तिलक नहीं लिया गया। हमारे यहाँ तब ना पुल नहीं बना था, माझी जो पुल है, जो बलिया से छपरा को जोड़ती है, हम लोगों की ज्यादातर शादियां छपरा में होती है, तो माझी पुल तब नहीं था। तो वहां पीपा का पुल था, कई बार टूट जाता था। तो जब हम लोग शादी तय करते थे ना, तो माझी के बाद अगली गाड़ी तय करते थे और माझी से पहले दूसरी तय करते थे, क्योंकि पता ना रोड चले ना चले। तो हमारे बाबा बोले, सुनो तो एक काम करो, माझी के बाद का गाड़ी तुम कर दो, उधर वाला तुम्हारा रहेगा। तो हमारे बाबूजी कहे, चाचा तुम भी यार माझी की बात करो, माझी की, दूल्हा तुम्हारा जाएगा। नहीं, मैं वैसे कह रहा था ना, कहीं मान लो पुल टूट जाए तो क्या हो। लोग हंसने लगे। तो आज तक वो हमारी चाची कहती हैं कि बाबूजी कह रहे थे ना कि माझी के बाद तुम गाड़ी करो, माझी के इधर का मैं करूंगा। वो हंसने के लिए हम कहते हैं। रेल मंत्रालय ने आज वही किया है कि 15% राज्य सरकार दे रही थी और 85% केंद्र सरकार दे रही थी। जब पूरी हाथी दे दिया तो पूछ दूसरे की जिम्मे क्यों दे दिया? खींचने के लिए। ये बड़ा हास्यपद सीन है। 85% को 100% करने में कितना रुपया का बजट बढ़ रहा था। या फिर आप कहते कि 50-50 देंगे, या आप कहते कि मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, राज्य सरकार का मामला है, राज्य सरकार दे। 85 और 15 वाली बात माननीय नरेंद्र मोदी जी समझ में नहीं आया। कृपया स्पष्टीकरण दीजिए, क्योंकि विदेश से आने वाले लोगों का 100% किराया माफ किया था आपने, 1 भी रुपया नहीं लिया था। लेकिन ये गरीब लोग, दिहाड़ी मजदूर जो करीब 50-60 दिन से बेरोजगारी के महामारी से, कोरोना से भी ज्यादा बड़ी बीमारी जैसा महसूस कर रहे हैं, उनसे पैसा वसूलना आपको एक बद्दुआ कहां तक पहुंचाएगी। ईश्वर आपको क्षमा करे और मुझे भी। खैर, आज बात मेरे उस हेडिंग पर कि क्या सरकार में चलाने वाले लोग मूर्ख नहीं होते, महामूर्ख होते हैं। इसका जीता जाता उदाहरण है आज दारू का ठेका खोलना। मित्रों, पिछले 40-50 दिन से लॉकडाउन चल रहा है। 40-50 दिन में देश के किसी भी कोने से यह समाचार नहीं मिला कि कोई आदमी, ऐसा सूचना नहीं है, समाचार आया। बल्कि मतलब भगवान का कृपा रहा कि आमतौर पर पूरे देश भर में जितनी मौत होती है उससे आपको पता है 75% मौतें कम हो गई हैं। मतलब 25% मौत हो रही है। 25% में 1-1.5% हो रहा है ये कोरोना से, और बाकी बुजुर्ग लोग मर रहे हैं। जैसे हमारे ही एक बड़े भाई का देहांत हुआ, जिसमें ये मैंने उस तरह करवाया था। वो उनका 85-87 वर्ष उम्र हो गया था, वो चले गए। वो कोरोना से नहीं गए, ना ही वो दारू से गए, क्योंकि मेरे पूरे खानदान में दारू पिया नहीं जाता। दारू का बोतल हम लोग ने आज तक हाथ में नहीं पकड़ा। तो ना वो दारू से गए ना कोरोना से गए, वो अपने मौत चले गए। 87-88 वर्ष के थे, अब नहीं रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन एक भी मौत इस बात को रिपोर्ट नहीं हुआ है कि कोई आदमी शराब के बगैर मर जाए। शराब नहीं पिया था 40-50 दिन से। लेकिन यह साबित हो गई कि सरकार मर रही थी शराब न बेचने से। यह बात प्रमाणित हो गया। आज जितनी बड़ी मूर्खता सरकार ने किया है, देश भर की सरकार ने, उसमें कोई दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता अलग अलग नहीं है, पूरे देश भर की सरकारों ने जितनी बड़ी मूर्खता का परिचय आज दिया है, मेरा दिल दुखी है। तभी मैंने लिखा है कि क्या सरकार चलाने वाले महामूर्ख हैं। मैं क्षमा चाहता हूं सरकार चलाने वाले सभी वो ईमानदार, वफादार और शानदार लोगों को जो सरकार में रहते हैं और सरकार में निर्णय नीति निर्धारण का काम करते हैं।
लेकिन शराब का ठेका खोलने का जिस भी आदमी ने सलाह दिया था वो महामूर्ख नहीं है, एक शब्द में बोलूं तो देश का दुश्मन है, वो देश का गद्दार है। कोरोना महामारी की इस विषम परिस्थिति में जहां लॉकडाउन मंदिर में जाने पर है, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करने कल मंगलवार को जाएंगे, पुलिस आप के लठ बजा कर देगी, क्योंकि हनुमान जी की आराधना करने से कोरोना फैलेगा, शिवालय में जाने से कोरोना फैलेगा, मंदिरालय में जाने से कोरोना नहीं फैलेगा। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, रमजान के इस मौके में कोई मुसलमान भाई अगर मस्जिद में नमाज कर रहा है तो कोरोना फैल रहा है, लेकिन वही मुसलमान अगर मंदिरालय में जा रहा है पूरी भीड़ से, वहां कोरोना नहीं फैल रहा है। इस तरह की दोगली सोच, इस तरह का दोहरी मानसिकता, इस तरह की छोटी सोच कहाँ का चरस पीते हैं भाई साहब? कौन सी ब्रांड का लिया है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दारू ना पीने की वजह से आपका दिमाग खराब हो गया, आपकी मस्तिष्क सिकुड़ गई है दारू ना मिलने की वजह से, और आप लोगों की छोड़ा आप अपनी दारू की व्यवस्था कर रहे थे। ये सबसे बड़ा वाहियात और दुखद सिनेरियो है जो आज के समाचार में दिखा देश भर में। सबसे बड़ी तो बात मित्रों बताऊं, देश भर में नोटबंदी में लोग लाइन लगे थे, इतनी बड़ी लाइन नहीं थी, तो पूरे विपक्ष रोदन रोने लगा था कि मर गए लोग, फलाना हो गया। राहुल गांधी जी भी ट्वीट किया था कि इतने लोग मर गए, सारे विपक्षी कह रहे थे। आज दारू के लिए जितनी लंबी लाइन लगी थी, जितनी भीड़ लगी थी, एक आदमी भी नहीं कहा कि मर गए। और जानते हैं दारू में कैसे कैसे लोग लाइन में लगे थे? उसमें से आधे लोग तो ऐसे थे जिनको पिछले 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिला है। उसमें से बहुत संख्यक लोग ऐसे थे जिनको ये पता नहीं है कि उनकी नौकरी है भी कि चली गई, और जो लोग नौकरी में है भी उन लोगों को भी ये पता नहीं है कि मेरी नौकरी आगे बनी रहेगी कि नहीं। मतलब उनके खाने के लाले हैं। एक तरफ पक्ष विपक्ष सरकार कह रही है कि मैं इतना भोजन पहुंचा रहे हैं, इतना कर रहे हैं, लोगों को खाने की कष्ट नहीं है। अरविंद केजरीवाल कह रहा था कि 2 करोड़ 1.5 करोड़ हम खाना पहुंचा रहे हैं, उनके पास खाने का पैसा नहीं है, तो फिर उनके पास दारू को पैसा आया कहां से? और सबसे मजे की बात है कि एक बोतल किसी ने नहीं दिया, कोई भी आदमी एक बोतल लेकर के चलता नजर नहीं आया। सबके सब जितना उठ सकता था उतने उठाए वो लोग। एक आदमी तो लड़का 18-20 साल का लड़का था, 2-3 बोतल जेब में रखा था, तो ऐसे हाथ में ऐसे लेकर के चल रहा था जैसे भोजन का पैकेट लेके जा रहा हो। मतलब इस स्थिति में हमारा देश आ गया है जहां दारू के दुकान पर जान की परवाह नहीं है। दारू से तो बाद में मरेगा, कोरोना से पहले मरेगा। लेकिन मजे की बात है कि वो कह रहे थे कि कोरोना तो आने जाने वाली चीज है जी, दारू से नींद नहीं आ रहा था, मैं मरने वाला था। ये इससे भी बड़ा दुखद न्यूज कोई हो सकता है क्या? शीन सिचुएशन जान लीजिए। मैं दिल्ली की बात करता हूँ, देश भर की बात ही है, सेम ही है। अभी रमजान का पवित्र त्योहार महीना चल रहा है। आप सबको पता है कि रमजान में मुसलमान भाई सूर्योदय से सूर्योदय तक भोजन नहीं करते हैं। मतलब सूर्योदय से सूर्योदय रोजा रखते हैं, ना खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे। उनका अपना, उनके जो मौलाना मौलवी मुल्ला लोग जो भी हो, जो शब्दों में क्षमा चाहूँगा मेरे शब्दों पर ना जाए, उनके मौलाना लोग बताते हैं कि आज इतना बज के इतना मिनट पर रोजा खोलने का टाइम है, उतना बजे के बाद वो पूरे रात भर मुर्ग मुसलम खाएंगे खूब। तभी कुछ समाजवादी पार्टी के मुस्लिम पर्स नेताओं ने कहा था कि इस टाइम बुचर खाना खोल दिया जाए, क्योंकि इस टाइम मांस की बिक्री बढ़ जाती है, क्योंकि वो रात भर खाते हैं और दिन भर उपवास रहते हैं। रोजा का मतलब यही है। मतलब रात में आम दिनों पर मीना बाजार जामा मस्जिद के आसपास रात नहीं होता, ये रोजा भर, क्योंकि पूरे मुसलमान रोड पर अपना घूम घाम का ऐश पैश करते हैं। मेल मुलाकात मिलना इन रमजान के ही पीरियड में होता है। सब लोग एक दूसरे को मिलते हैं, गैदरिंग होती है, गीत गाना गजल का गाना होता है, मतलब पूरा भीड़ भाड़ होता है। उन लोगों को पुलिस से डर होता नहीं, और पुलिस उनकी कुछ करती भी नहीं है। 2-4 वीडियो बना करके लठ उठ बजाने की बात चलती रहती है, तो उससे बड़ा उन पर ईंट पत्थर बजने की वीडियो साथ में आ जाती है। एक पुलिस वाले ने एक मुसलमान को मारा, 4 पुलिस वालों को 14 मुसलमानों मिल करके पीट दिया। मतलब मामला बराबर हो गया। इसमें कोई जीत हार वाली बात नहीं है, हारती पुलिस है, क्योंकि मुसलमान का वोट लेना है। हमारा पूरी राजनीतिक कम्युनिटी है मुस्लिम परस्ती है, उसमें राजनीति की पार्टी नहीं है, सब पार्टी इसमें हमाम में सारे नंगे हैं इस मामले में। तो रात भर मुसलमान सड़क पर है और दिन भर हिंदू सड़क पर रहेगा दारू के लिए। मतलब अब रात और दिन आपने बराबर कर दिया। कोरोना को एक जगह गुंजाइश नहीं है तो वो बेचारा सांस ले सके। कोरोना वाला भी घबरा गया कि यार कहाँ का जाऊं, किधर किधर जाऊं, मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूं। 130 करोड़ की आबादी रोड पर है, वो भी दिन और रात। वो कोरोना तो बेचारा इतना परेशान हुआ होगा कि मैं जाऊं तो किधर जाऊं भाई। रात में
नमाजी घूम रहे हैं और दिन में पजामी घूम रहे हैं। मेरा तो हालत ही खराब हो जाएगा, क्योंकि आखिर वो क्या करेगा बेचारे 130-135 करोड़ के देश में किधर किधर जाएगा। आपने कोरोना को कंफ्यूज कर दिया। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने आज एक समाचार में बांट दिया था कि क्या करें, सरकार को तनख्वाह देने की कमी पड़ रही, बिल्कुल पड़ रही थी। मैं मानता हूं, क्योंकि कहीं से टैक्स वसूली हो नहीं, सरकार तो टैक्स वसूल के ही तनख्वाह देती है। अरविंद केजरीवाल का कहना ठीक है। अरविंद केजरीवाल को मैं कहना चाहता हूं कि मेरे से पूछ लेता, मेरा फोन नंबर तेरे पास है, फोन करता, राजेश परमार बता तनख्वाह कहां से दूं। सिंपल बात है, 2 मिनट का काम तेरा था, 30 सेकंड के कॉल पर दिल्ली सरकार के पास पैसा की खजाना भर जाता। तुझे कुछ नहीं करना था। अपने ही पार्टी के गुप्ता जी को बोलता, हेलो गुप्ता, वो जो बैंक का एनपीए तूने हजारों करोड़ रुपए कर रखा है, उसमें से आधा जमा कर, तनख्वाह की कमी हो रही है, वरना मैं तेरे को पार्टी से निकाल दूंगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल का एक फोन उसमें से पैसा लिया देता, या कहता कह रहा सुन, वो जो पार्टी फंड में तूने दिया था उतना और दे दे, क्योंकि बैंक एनपीए में उसके अपने पार्टी का नेता संलग्न है। ये सार्वजनिक घोषणा हो चुका है, ये प्रमाणित हो चुका है। उसी को बोलता, उसके बाद उसका पार्टी वाला पैसा जमा कर देता जो बैंक एनपीए का घोटाला हड़प पे बैठा हुआ है। उसके बाद केजरीवाल भूख हड़ताल पर बैठ जाता प्रधानमंत्री के सामने कि देखिए जी, मैंने अपने पार्टी से पैसा वसूल लिया, मेरा अपना नेता इन्वॉल्व था, अब आप अपने रिश्तेदारों से वसूल लीजिए, मित्रों से वसूल लीजिए, घर परिवार को अपने से वसूल लीजिए। आलिया मालिया सालिया जो लेकर के पैसा भागे हैं, उनको फोन करिए कि सुन भाई, कोरोना महामारी में तुमको पता है लॉकडाउन है, कहीं से कैश टैक्स वैक्स नहीं आ रहा है, तूने जो हजारों करोड़ हमारा बैंक का पैसा लेके भागा है वो वसूलने में तेरा बम्बई वाला फ्लैट बेच रहा हूँ, ये तेरा फलाना जगह की कोठी बेच रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है बैंक का पैसा वसूलने का। एक बार केजरीवाल ये पहल करता, 2-3 बैंक एनपीए वालों से अगर पैसा आ जाता, आपको पता है कितना हजार करोड़ हमारे बैंक का पैसा लेकर के भागे हैं लोग। अभी 4 दिन पहले सरकार ने उसको वेव ऑफ कर दिया। अभी 4 दिन पहले की बात है, सरकार ने बैंक का एनपीए माफ कर दिया कि चलो भाई, कोरोना में कम से कम तुम तो भला करो, देश के लोग तो मर ही रहे हैं। एक तरफ देश महामारी में है, रेवेन्यू आ नहीं रहा है, और इसी महामारी में सरकार को याद है कि यार ये कोरोना पीड़ित तो मरते उड़ते रहेंगे, ये तो जीने कीड़े मकोड़े हैं यार, हमारा अडानी अंबानी संबानी ये लोग जो पैसा लेकर के भागे हैं बैंक का, वो लोग बेचारे मत किसी मानसिक अवसाद में ग्रस्त हो जाए। इसलिए हमारी सरकार को ये बात की चिंता थी। उन्होंने तुरंत बैंक वालों को बोला कि भाई साहब देखो, सबसे पहला काम ये जो राकेश परमार जैसे लोग हैं कोरोना वाले, ये तो जीते मरते रहेंगे, देश से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे 130-135 करोड़ है, 10-20 करोड़ मर भी जाएंगे तो हमारे देश को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अडानी जी को छींक आ गया, ये बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि वहां से चंदा आता है, बैंक का पैसा वो लोग हड़पते हैं और वो चंदे में देते हैं कंपनी वालों को। मतलब ये सर्किल है, लो दो ऐसे ऐसे चलता रहता है। वो चैन आपने देखा ना, चैन का पता नहीं चलता कहाँ जुड़ा हुआ, बड़ी ध्यान से देखना पड़ता है चैन जुड़ी कहाँ है, वो ऐसे ऐसे चलता रहता है। उसी तरह से ये बैंक एनपीए का मामला है। एनपीए करो, बाकी कुछ चंदा में दे दो, और सभी पार्टियों का। आपको जानकर के हैरानी होगी कि पिछले 6 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, लेकिन चंदा लेने में कांग्रेस अभी भी 1 नंबर पे है। 6 साल में कांग्रेस सत्ता में नहीं है, लेकिन बैंक एनपीए वालों ने सबसे ज्यादा चंदा कांग्रेस को दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है, और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि तीसरे नंबर पर तेलुगु देशम की पार्टी है। हमारी मायावती का उम्मीद ही खत्म हो गया कि सरकार में आएगी। मायावती को स्वयं अब सरकार में आने का कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन चंदा लेने में उसका भी नंबर ऊपर ही है। अब आप बताइए कि जिसके सत्ता में रहने वाले, सत्ता को संतुलित करने वाले विपक्ष, ये सब लोगों को वो सब चंदा दे देते, तो काहे बोलेंगे। मैं जिसका फीस लेकर के कोर्ट में काम करता हूं, उनके विरुद्ध में बोलता हूं, मुझे मालूम होता है मजदूर को निकाला हुआ ये, लेकिन चूंकि मैंने फीस लिया तो अपनी पेपरबाजी करते हैं ना, तो वो लोग जो लोग फीस ले लिए हैं तो उसके पक्ष में बोलेंगे। आपने एनपीए पर कहीं भूख हड़ताल करते देखा है? आपने किसी भी, हाँ ओंकार भाई नमस्कार, मैं पढ़ता हूं आपकी बात को, मैं अपनी बात पहले खत्म कर दूं। आपने किसी भी राजनीतिक दल को बैंक एनपीए को मुद्दा बनाते हुए देखा है कि किसी ने कहा हो कि भाई साहब अगर अब की बार हमारा एकमात्र मुद्दा है बैंक एनपीए को वापस लेना? किसी को सुना है आपने? नहीं। वो मंदिर बनाने का लिखेगा, एक लिखेगा मैं मंदिर बनाऊंगा, दूसरा लिखेगा मैं मंदिर नहीं बनाने दूंगा, एक बोलेगा मैं कार से वो गोली चलाऊंगा, तीसरा बोलेगा कि मैं गोली चलाने नहीं दूंगा, यही होगा। तीसरा बोलेगा कि मैं राकेश सिंह परमार हमारे पूर्वजों को सताए, हम इसको सताएंगे, दूसरा बोलेगा हम बिल्कुल सताने नहीं देंगे। मतलब ये गैर जरूरी बेमतलब का मुद्दा राजनीति में आता है,
असली मुद्दा जो अस्पताल बनाऊंगा ताकि कोरोना से पीड़ितों का इलाज हो। आज हम रेल के बोगी में क्वारंटाइन करा रहे हैं, स्कूल में क्वारंटाइन करा रहे हैं, स्टेडियम में क्वारंटाइन करा रहे हैं। अगर अस्पताल होता तो अस्पताल में करवाते ना, लेकिन अस्पताल की बात कहीं नहीं होती, किसी राजनीतिक मुद्दे में अस्पताल की बात नहीं होती है। तो इस देश में तो मुद्दा होता ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि क्या सरकार में रहने वाले वाकई मूर्ख है? दारू की ठेका खुलवा करके उन्होंने इस बात को प्रमाणित कर दिया, गरीब मजदूरों से टिकट ले करके ये बात प्रमाणित कर दिया कि वो मूर्ख नहीं, संवेदनहीन भी है। क्योंकि अगर उनमें थोड़ी भी संवेदना होती तो वो गरीब मजदूरों से पैसा नहीं वसूलते इस समय में, जबकि उनके पास बेरोजगारी की महामारी है। बैंक एनपीए वालों को कहते हैं कि क्या करेगा, घाटा हो गया, जबकि वो फर्जी घाटा था। एक कंपनी बी में पैसा लेती है, सी में लगा देती है, ए को दिवालिया घोषित कर देती है, ये सरकार भी जानती है, उसे एनपीए नहीं लेता है। विदेश में जो लोग फंसे हुए थे उनको लेके आया, बोला जी मानवता है, और वो जो लोग दिल्ली से बलिया जाएंगे उनमें मानवता नहीं है। वो लोग जो तमिलनाडु से बिहार के रांची में जा रहे हैं उनके पास मानवता नहीं है, वो मानव नहीं है, वो गरीब है इसलिए मानव नहीं है। क्योंकि आपको पता है हमें तो हम कोई इतनी अफीम चटा चुके हैं कि ये कहीं जाएंगे नहीं, वोट देंगे मजबूरी मान को, उनके पास मानवता नहीं है। इस बात को सोचना पड़ेगा हम लोगों को। वो नहीं सोचेंगे क्योंकि उनको पता है कि हम नहीं सोचते। उनके खूब बड़े से पता है कि ये राकेश परवार, ओंकार सिंह, सुरेंद्रनाथ सिंह, रविंदर सिंह, श्रीकांत भाई, ये लोग ये बात नहीं सोचते, ये आपस में उलझे हुए हैं कि राकेश परमार बलिया का, श्रीकांत जी बिहार, सुरेंद्र पहल हरियाणा का, ये आपस में बटे हुए हैं, सोचते ही नहीं, उनको पता है, इसीलिए उन्होंने चाशनी दे रखा है। आदरणीय ओंकारनाथ सिंह जी को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। ओंकारनाथ सिंह मुझे मार्गदर्शन दिया, मैं चाहता हूँ कि वो बात पढ़ दूँ। ओंकारनाथ सिंह, किराया एवं शराब की बिक्री दोनों मुद्दों पर सरकार से गलती हुई है ऐसा प्रतीत हो रहा है, परंतु आज की सबसे दुखद घटना है यह है कि हमारे जवान का। ओंकारनाथ जी, सबसे तो पहले मैं आपको प्रणाम करूंगा। मैंने सबसे पहली आज संवेदना उन्हीं जवानों के लिए किया है। असल में क्या है कि जो जवान हमारे देश पर कुर्बान होते हैं ना, वो हमारे होते हैं, हमारे भारत के बेटे होते हैं, हमारे अपने परिवार के लोग होते हैं। हमने सबसे पहले उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और उनके परिवार को हार्दिक संवेदना दिया है। ये दुखद है, जहाँ दुनिया कोरोना से मर रही है, आतंकवादी इसमें ताक में बैठे हुए हैं, जवान शहीद हो रहे हैं। ये कोरोना से भी बड़ी महामारी है, सरकारों को सोचनी पड़ेगी। लेकिन इस पर आगे नहीं बोलूँगा, सुरक्षा का मामला है, ये शराब जैसा बात नहीं है। क्योंकि मैंने शराब नहीं पिया कि बहक जाऊँ, क्योंकि शराब हम पीते नहीं है, हमारे पूरे खानदान में कोई शराब नहीं पिया है, इसलिए बहकी बातें मैं नहीं कर सकता। श्रीकांत भाई ने लिखा है कि एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, या हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। श्रीकांत भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा काम, हम तो उल्लू नहीं है ना, हमारा काम है आंखें खोलने का, लोगों को जागरूक करने का। श्रीकांत भाई, आप पूर्वांचल का है, आपको हमारा संस्कार पता है। हमारे यहाँ का संस्कार है कि अगर आपको सांप काटने का मंत्र आता है और पता चला कि माझी के उस पार सांप कटा है और बीच में नाव नहीं है, पुल टूट गया, जाएंगे कैसे, आपको तैरने नहीं आता। अब आप क्या करेंगे? आपको पता है कि मैं सांप काटने का मंत्र पढ़ सकता हूँ, तो हमारे यहाँ कहा गया है कि पानी में जितना दूर तक जाओ बिना डूबे उतना दूर जाओ और यहीं से मंत्र पढ़ो, आपका मंत्र वहां पहुंच जाएगा। यही हमारी संस्कृति है, हमारे पूर्वजों ने बना रखा है कि भाई अब डूबो मत, नहीं तो मर जाओगे, तो अगले बार सांप का मंत्र पढ़ोगे कैसे। लेकिन जितना देर तक जा सको जाओ और यहीं से मंत्र पढ़ो। हमारा कहना है कि अगर हम किसी चीज को मानते हैं कि ये गलत है, पहले तो आप अपने आप को क्लियर करिए कि गलत क्या है, सही क्या है। क्योंकि जो लोग लाइन में आज लगे थे ना, वो गलत जान करके नहीं लगे थे, वो सही जान करके लगे थे। तो सबसे पहले तो गलत और सही का पहचान हो। आज दो लोग बिल्कुल सही थे। सरकार जिन्होंने शराब का आज ठेका खोला, उन्हें पता था कि रेवेन्यू यहीं से आएगा, हमारे देश में मूर्खों की कमी नहीं है, दारूबाजों की कमी नहीं है। और दूसरा, वो जो दारू की दुकान पर आज गए थे वो भी अपने हिसाब से सही थे। उन्होंने कहा कि यार 40 दिन से पिए नहीं है, कोरोना से तो बाद में बनेंगे, दारू से पहले मर जाएंगे। लेकिन हम तो ये कह सकते हैं ना कि पूरे 40-50 दिन में एक भी न्यूज ऐसी नहीं आई कि कोई आदमी बिना दारू पिए मर गया हो, कोई भी, ईश्वर का कृपा है। लेकिन ये साबित होता था कि सरकार मर रही थी बिना दारू के। ये बात आदरणीय रामशरण वर्मा जी की तरफ से सादर प्रणाम बोल रहा हूं। ये मैंने इन्हीं से पढ़ा कि 40-50 दिनों में एक भी खबर ऐसी नहीं थी कि कोई आदमी शराब पीने के बगैर मर गया हो।
लेकिन ये साबित हो गया कि सरकार बिना शराब बेचे जी नहीं सकती, वो मर रही थी। ये बात आज इतने बड़े आदमी ने कहा, मैं एक बार दोबारा प्रणाम करता हूँ। मित्रों, हमको अगर ये स्पष्ट हो गया कि हमें पता चल गया कि ये दोनों चीज़ें गलत हुई हैं, एक तो रेलवे में टिकट लेना, ये सब साबित हो चुका है कि रेल ने टिकट काटा है और मजदूरों से पैसा लिया है। सोनिया जी इसमें राजनीतिक माइलेज लेनी, कितना हो चिक हो, कितना हो लिपापोती करिए, राजनीतिक माइलेज मिल गया। याद रखिए, मेरा वीडियो ध्यान रखिएगा, ये यूट्यूब पर है, फेसबुक पर भी पड़ा रहेगा। जब अगला बार चुनाव आएगा, कांग्रेस पार्टी मुद्दा उठाएगी, बताएगी कि मजदूरों का पैसा आपने लिया था, हमने विरोध किया था, तब आप वापस लिए। दूसरी बात, आपको उसमें समझ में आया कि गलती होगी तो अब आप पैसा वापस करेंगे, क्या करेंगे। नीतीश कुमार का बयान आया कि आप क्वारंटाइन में रहिए, टिकट का पैसा और 500 रुपया अलग से देंगे। नीतीश कुमार ने ये इसलिए माइलेज लिया कि इस पूरे क्वारंटाइन में, पूरे कोरोना काल में अगर सबसे ज्यादा छीछा लेदर किसी को हुई है, सबसे ज्यादा विफलता किसी का सामने उजागर हुआ है, तो वो हुआ है नीतीश कुमार का। लेकिन नीतीश कुमार मौके पर चौका मारने वाला आदमी है, बिना कुछ किए सरकार बनाता है और सुशासन का तगवा लिया हुआ है, तो वो तो उस सुशासन का मौका लेगा ना। तो उसने सबसे पहले बार मौके पर चौका मारा कि आप एक काम करिए, आप क्वारंटाइन में रहिए, जाते वक्त पैसा के साथ साथ 500 रुपया और भी देंगे। अब सब सरकारें ऐसा करेंगे क्योंकि ये मामला बिल्कुल उठ गया। आज दिन भर टिकट ही था। तो अब अगली बार जो ट्रेनें चलेंगी, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि उनका टिकट नहीं कटेगा, वो सब बिना टिकट अपने घर पहुंचेंगे। और यही मानवता है, आज की तारीख में यही जरूरी भी था। दूसरा, रेलवे की इस बड़ी भूल के बाद जो दूसरा था वो शराब का। शराबियों ने आज समझा दिया कि आप हमको बेवड़ा मत कहिए, आप हमको हिमाकत की दृष्टि से मत देखिए, आपके अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं हम, हमारे ही अर्थव्यवस्था पर आपको तनख्वाह मिलती है और आपकी सरकार चलती है। तो कल कोई बेवड़ा दारू पी के गिरा होगा तो आप सम्मान के सामने सिर झुकाइएगा कि यही मेरा आर्थिक आधार है। हे बेवड़ा जी, आपको सादर प्रणाम है। मित्रों, आप दारू ना पिए, दारू सेहत के लिए नुकसानदायक है, उस सरकारों के लिए बेशक फायदेमंद होगी। आप दारू ना पिए और सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें। कोरोना एक महामारी है, बीमारी नहीं है, इसका इलाज नहीं चला है। आपकी सजगता ही इसका इलाज है और आपका सतर्कता ही इससे बचाव है। पूरे देश में हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान, मेरा भारत महान। सादर प्रणाम।